हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एंड द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज़ अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। Accounting from incomplete records, I feel, is a proper name of this chapter rather than single entry. क्योंकि सिंगल एंट्री को ये कहते हैं एक सिस्टम, बट उसको डिफाइन करते हैं कि जैसे ये कोई सिस्टम है ही नहीं। बेसिकली सिंगल एंट्री सिस्टम इज नॉट अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बिकॉज अ सिस्टम बाय डेफिनेशन मीन्स दैट देर इज अ प्रॉपर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, बट सिंगल एंट्री is a situation that arrives when you are doing the things under no particular system and in no particular order. आप जब हैपहज़ार्ड मैनर में हर कैसे अकाउंटिंग कर रहे होते हो, जैसा मन आता है आनंद फानन अकाउंटिंग कर रहे होते हो, तो वो सिंगल एंट्री बन जाती है। सो अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स इज द नेम ऑफ द चैप्टर। सी, प्रॉपर रिकॉर्ड्स आर द रिकॉर्ड्स दैट वी आर सपोज टू कीप अंडर डबल एंट्री सिस्टम। वी ऑल नो हाउ दी डबल एंट्री सिस्टम वर्क्स। डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि हर अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। दोनों को हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है और क्या डेबिट होता है क्या क्रेडिट होता है ये पता करने के लिए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हैं। मॉडर्न रूल्स भी हैं हमारे पास और ट्रेडिशनल रूल्स भी हैं। आपने जो भी रूल्स फॉलो किए हों, डबल एंट्री सिस्टम पे हम अकाउंटिंग करते आ रहे हैं। प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग की अगर मैं बात करूं तो सब्सिडरी बुक्स और जर्नल प्रॉपर मेंटेन किया जाता है। उसके अंदर वैरायटी ऑफ बुक्स आती हैं, दैट इज़ कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जर्नल प्रॉपर, bills receivable book, bills payable book, and if you are doing some unique transactions like sales on approval basis, etc., you will keep subsidiary books as per the need requires. And then you will prepare ledger accounts, then trial balance, and then balance sheet. हर ट्रांजेक्शन के दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड हो रहे हैं, अक्रूवल कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है और प्रॉपर फाइनल अकाउंट्स बन रहे हैं, प्रॉपर प्रॉफिट निकलेगा, प्रॉपर फाइनेंशियल पोजीशन प्रेजेंट होगी। बट सिंगल एंट्री इज अ सिस्टम वेयर प्रॉपर बुक्स आर नॉट केप्ट। ये सारे जो रिकॉर्ड्स रिक्वायर्ड हैं, जैसे ट्रांजैक्शन कभी कभी हो जाते हैं जिनके लिए कुछ बुक्स मेंटेन करनी पड़ती हैं, कुछ एंट्रीज पास करनी पड़ती हैं पर नहीं की जा रही हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम वेयर फॉर सम ट्रांजैक्शन वन ऑफ द एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड, फॉर सम ट्रांजैक्शंस बोथ एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड, while for some transactions none of the aspects are recorded. फॉर एग्जाम्पल, एक रिटेल शॉप है, बहुत ही छोटी सी रिटेल ग्रोसरी शॉप है जहाँ पे स्मॉल स्केल पे काम होता है। रेयरली कभी ये क्रेडिट पे बेचते हैं, इन्होंने पीछे चिपका भी रखा है आज नकद कल उधार, ठीक है ना। तो इन्होंने अपने एम्प्लॉय को सैलरी नहीं पे करी तो उसका एक एस्पेक्ट ये लिख लेते, एक बुक है वहाँ पे लिख देते बकाया, बकाया में एम्प्लॉय की सैलरी लिख दी कि भाई देनी बाकी है, फॉर एग्जाम्पल। बोथ एस्पेक्ट जब ये कैश में परचेज करके लाते हैं तब दोनों एस्पेक्ट लिखते हैं, कैश कम हुआ इसे भी लिखते हैं और स्टॉक को भी इंक्रीज कर देते हैं। और इनका कोई कस्टमर है, रेगुलर कस्टमर है, आता जाता रहता है, उसको कभी इन्होंने, वैसे ये उधार पर देते नहीं बट उनको कभी ऐसे ही इन्होंने उधार पर सामान बेच दिया। इनको पूरा भरोसा है कि पैसे आ जाएंगे और नहीं भी आए तो इन्हें चिंता नहीं है, इनका व्यवहार अच्छा है, तो उसका इन्होंने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया, ना सेल बुक करी ना ही उन्हें डेटर की तरह माना। तो यहाँ पर इन्होंने कोई भी एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं किया। ये सिंगल एंट्री सिस्टम है। सिंगल एंट्री सिस्टम इज बेसिकली नो सिस्टम एट ऑल। अकाउंटिंग चल रही है, ज़रूरत के हिसाब से ट्रांजेक्शन लिख दिए जाते हैं। ये स्मॉल स्केल बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है क्योंकि वहाँ पे वैरायटी ऑफ ट्रांजेक्शन ज़्यादा नहीं होते, तो अकाउंट बुक्स लेंदी नहीं होती और मोर और लेस काम चल जाता है उनका इससे। और दूसरी बात, सिंगल एंट्री के अंदर ज़्यादा स्किल भी रिक्वायर्ड नहीं है। You know how much skill that we need to do double entry system. डबल एंट्री सिस्टम ऑफकोर्स साइंटिफिक है, ये साइंटिफिक सिस्टम नहीं है। सिंगल एंट्री से करेक्ट प्रॉफिट नहीं आएगा, करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन भी पता नहीं चलेगी। बट ऐसा बिजनेस जहाँ पे वैरायटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स बहुत कम होते हैं, एक ही तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं, वहाँ पे सिंगल एंट्री से भी काम चल सकता है। समटाइम्स द सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स इज नॉट सिंगल एंट्री, प्रॉपर डबल एंट्री सिस्टम से हम कर रहे थे, बट हो सकता है कि रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय हो जाए, फायर हो जाए, कुछ हो जाए और वहाँ पे फिर लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही मिले, तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है, कंप्लीट रिकॉर्ड्स नहीं है और उससे हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना पड़ेगा। तो बेसिकली हम कर क्या रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे सिंगल एंट्री को डबल एंट्री में कन्वर्ट कर रहे होंगे
या सिंगल एंट्री सिस्टम वालों के लिए उनका प्रॉफिट कैलकुलेट करके उन्हें दे रहे होंगे। दिस इज़ दी होल चैप्टर। सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर मेरे पास कुछ ज़्यादा तरीका, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला सिखाने को है ही नहीं। जो ऑलरेडी सीखा हुआ है बस उसे ही अप्लाई करना है। ये चैप्टर जिनकी कोर अकाउंट्स 11th की अकाउंट स्ट्रॉन्ग है, जिनका डेबिट क्रेडिट स्ट्रॉन्ग है, उनके लिए ये चैप्टर वॉक इन द पार्क है, कुछ भी नहीं है। नॉर्मल जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बेसिक अकाउंटिंग करनी है दोस्तों, डेबिट क्रेडिट समझना है, कुछ इन्फॉर्मेशन लिमिटेड होगी, उससे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने की कोशिश करनी है। दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास कुछ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होगी, उससे हमें इंटरप्रेट करना पड़ेगा कुछ दूसरे एस्पेक्ट्स। अकाउंटिंग की इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि अकाउंटिंग में दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। तो अगर एक पहलू के बारे में हमें पता हो तो दूसरा पहलू अज्यूम किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता कि मेरे डेटर कितने हैं, बट फ्यूचर में अगर किसी बंदे से पेमेंट रिसीव होता है तो या तो इन्हें लोन दिया होगा या इन्हें गुड्स क्रेडिट पर बेचे होंगे, ये अज्यूम किया जा सकता है। ऐसे ही अजम्पशन के चलते हम कुछ चीज़ें इंटरप्रेट करेंगे। कोई भी लेजर अकाउंट है, कोई भी जर्नल एंट्री है जिसके सारे एस्पेक्ट्स पता है अदर देन वन, तो बचे हुए एस्पेक्ट्स इंटरप्रेट किए जा सकते हैं। यही हमें इस चैप्टर में करना है। कुछ फॉर्मूलाज जो इस चैप्टर में हमें ज़रूरत पड़ेगी, पहले सीखे मैं बट फिर भी लिख के बता देता हूँ। ओपनिंग कैपिटल में क्या कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं कि क्लोजिंग कैपिटल वो बन जाती है। तो ओपनिंग कैपिटल में से ड्राइंग सब्ट्रैक्ट की जाती है। इस साल अगर कुछ प्रॉफिट अर्न किया है तो वो ऐड हो जाएगा, कुछ लॉसेज इंकर किए तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करिए तो वो ऐड हो जाएगी, इससे मिल जाएगी हमें क्लोजिंग कैपिटल। जो भी प्रॉफिट मिलता है इसके अंदर ये एनपीओ ये इस ऑर्गेनाइजेशन ने अर्न किया होगा ड्यूरिंग दी पर्टिकुलर ईयर, और सेल्स माइनस सीओजीएस ग्रॉस प्रॉफिट आता है। और कई बार हमें प्रॉफिट का परसेंटेज कॉस्ट पे दे रखा होगा, सेल्स पे दे रखा होगा, तो उससे हमें इंटरप्रेट करके निकालना पड़ेगा कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। फाइनल अकाउंट्स बनाने में हमें मदद मिलेगी। क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं दोस्तों, कुछ तो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं जिसके अंदर डेटर का अकाउंट बनाना हो सकता है, क्रेडिटर का अकाउंट बनाना हो सकता है, कुछ मिसिंग इन्फॉर्मेशन हो सकती है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जिसके अंदर सारी बैलेंसेस, हमें क्लोजिंग बैलेंसेस क्लियरली पता है, हमें सिर्फ प्रॉफिट निकालना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जिसमें सिंगल एंट्री की काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे रखी होंगी, उन सभी इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करते वक्त करके हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, पीएनएल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है उस बिजनेस की जो सिंगल एंट्री पे चल रहा था। बेसिकली सिंगल एंट्री सिस्टम से हमें डबल एंट्री पे जाना पड़ेगा। प्रॉफिट का परसेंटेज कॉस्ट पे भी दे रखा हो सकता है, सेल्स पे भी दे रखा हो सकता है। तो जिस पर परसेंटेज दिया हो से सेल्स और कॉस्ट, और अगर वो अवेलेबल ना हो तो हम उसे 100 अज्यूम कर लेंगे और उसको इंटरप्रेट करके निकालेंगे। ये सारी चीज़ें हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर रेशियो एनालिसिस में भी देखी थी। सो दिस इज़ ऑल दैट आई नीड टू टेल यू। ये चैप्टर आपने पॉसिबली अपने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, पर हो सकता है कि एक नॉच डाउन लेवल पे पढ़ा हो, बड़े क्वेश्चंस ना किए हों जहाँ पे सिंगल एंट्री को डबल एंट्री में कन्वर्ट करना पड़ता है। पिछले कुछ सालों से वो 11th स्टैंडर्ड में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। So that is it that you need to know for this particular chapter. Rather you also didn't require what I just told you. ये सब भी आपको पहले से पता ही था फॉर्मूलाज, बस यहाँ पे काम आएंगे तो एक थोड़ा सा मैंने रिवाइज करवा दिया। सिंगल एंट्री सिस्टम की डेफिनेशन भी कुछ बस पता होनी चाहिए थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए डेबिट क्रेडिट क्या होता है, क्या डेबिट किया जाता है, क्या क्रेडिट किया जाता है, बस उतना काफ़ी है। और अभी तक अकाउंट जो पढ़ी है बस उसी स्किल्स, उन्हीं इस नॉलेज को अप्लाई करना है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, उद्घाटन क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 1 of your module. Mr. Prakash keeps his accounts on single entry system. Okay, noted. सिंगल एंट्री सिस्टम पे रखते हैं तो प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं कर रखी होगी उन्होंने। ही हैज़ गिवन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, ओपनिंग एसेट्स दे दी हैं, लाइबिलिटीज़ दे दी हैं, काफ़ी सारे बैलेंसेज हमारे पास अवेलेबल हैं, क्रेडिटर्स के, बैंक बिल्स पेबल, रिसीवेबल, डेटर, मशीनरी, कंप्यूटर स्टॉक एक्सेट्रा। अब हमें क्या करना है, ड्यूरिंग द ईयर प्रकाश ब्रॉट इन एडिशनल कैपिटल 7500, बिजनेस में एडिशनल कैपिटल लेकर आए ये कैश में। 2100 के गुड्स विड्रॉ किए, ही विड्रॉ गुड्स ऑफ 2100 एंड कैश ऑफ 7200 फॉर हिज पर्सनल यूज। इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल इज टू बी गिवन एट 5%, इंटरेस्ट चार्ज करना है ओपनिंग कैपिटल पे। और ड्रॉइंग्स जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट 10%। 10% बोला है, पर एनम नहीं बोला है, तो टाइम वगैरह मैटर नहीं करता है। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे, क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं।
मुझे पता है कि ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल के बीच में प्रॉफिट एक डिफरेंस मेकर होता है। ओपनिंग कैपिटल मुझे पता है, क्लोजिंग कैपिटल मुझे पता है, ड्राइंग्स मुझे पता है, एडिशनल कैपिटल मुझे पता है, तो प्रॉफिट को मैं एज अ बैलेंसिंग फिगर निकाल सकता हूँ। बट उसके लिए मुझे ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल पहले पता करनी पड़ेगी, और वो पता करने के लिए मुझे बैलेंस शीट्स बनानी पड़ेंगी, ओपनिंग बैलेंस शीट भी और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी। तो आई एम डूइंग दैट, आई एम प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल। तो फर्स्ट थिंग आई विल डू इज कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल। इसके लिए मैं प्रिपेयर करूंगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज एट 31st March 2015 एंड 2016। देखिए सारे पर्टिकुलर्स तो सेम ही हैं, सिर्फ बैलेंसेस अलग हैं, तो दो अमाउंट के कॉलम बना देंगे हम। चलिए बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। लाइबिलिटीज 2015 2016, एसेट्स 2015 2016। लाइबिलिटीज़ भी हो गया, एसेट्स भी हो गया। लाइबिलिटीज़ के अंदर क्रेडिटर्स दे रखे हैं, क्रेडिटर्स लिख देते हैं हम। क्रेडिटर्स 55,200 एंड 58,500। 55,200 58,500 क्रेडिटर्स रिकॉर्ड हो गए। क्रेडिटर्स के बाद बैंक बैलेंस 600 और 1500। एसेट साइड में लिख देता हूँ बैंक 600 एंड 1500। अगर ओडी वगैरह कुछ होती तो इन्हें क्लियरली बताना पड़ता, क्योंकि डेबिट क्रेडिट हमें बता नहीं रखा, तो मैं अज्यूम करूँगा कि पॉजिटिव बैलेंस ही होगा। बिल्स पेबल 26,400 एंड 28,200। 28,200 ठीक है। बिल्स रिसीवेबल दे रखा है इधर, तो अब बिल्स रिसीवेबल लिख लेते हैं। बिल्स रिसीवेबल 16,200 18,300। 16,200 18,300 बिल्स रिसीवेबल भी हो गया। डेटर्स दे रखा है, डेटर्स एसेट में लिख देता हूँ 45,600। डेटर्स 45,600 एंड 56,000 ठीक है। डेटर्स के बाद स्टॉक दे रखा है 31 एंड 41,600। 31 एंड 41,600। 31 एंड 47,300। 47,300 ये स्टॉक है। 31,000 एंड 47,300 का स्टॉक भी लिख दिया हमने। मशीनरी दे रखी, मशीनरी लिख देता हूँ। कोई डेप्रीसिएशन वगैरह नहीं है इन एसेट्स पर। मशीनरी 66,200, ओपनिंग है 66,200 और 78,000 का क्लोजिंग है। मशीनरी हो गया। कंप्यूटर दे रखा है, तो कंप्यूटर भी लिख देते हैं एसेट साइड में। कंप्यूटर 18,000 और 17,000 का है क्लोजिंग। कम क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं दिमाग लगाना है हमें। जो भी कारण वगैरह होंगे प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। हम सिंगल एंट्री सिस्टम की अकाउंटिंग कर रहे हैं। कंप्यूटर भी रिकॉर्ड हो गया दोस्तों। अब जो है कैपिटल जो है मेरे दोस्तों हमारी बैलेंसिंग फिगर की तरह आ जाएगी। कैपिटल है ना, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर की तरह आ जाएगी। क्वेश्चन में जितने भी बैलेंसेस दे रखे थे मैंने उनको उनकी रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे लिख दिया। अभी तक बस मैंने इतना किया है। चलिए देखते हैं कितनी कैपिटल आती है। 600 प्लस 16,200 प्लस 45,600 प्लस 31,000 प्लस 66,200 प्लस 18,000, तो 1,77,600 माइनस 55,200 माइनस 26,400। ओपनिंग कैपिटल जो है वो आ रही है 96,000 की। क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं 1,500 प्लस 18,300 प्लस 56,000 प्लस 47,300 प्लस 78,000 प्लस 17,000, 2,18,100 माइनस 58,500 माइनस 28,200, तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाती है 1,31,400। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं।
जी, opening and closing capital. Now we know that opening capital, that is 96,000 less drawings, add additional capital, add profit, gives us closing capital. ड्राइंग्स के बारे में हमें जानकारी दे रखी है, एडिशनल कैपिटल दे रखी है. सबसे पहले ड्यूरिंग द ईयर प्रकाश ब्रॉट इन एडिशनल 7500 कैश इन बिजनेस. तो एडिशनल कैपिटल जो है 7500 के उसे प्लस कर दूंगा. और उसके बाद आ जाएगा ही विड्रू गुड्स 2100 एंड कैश 7200. हार्डली मैटर्स, गुड्स किया हो या फिर कैश में विड्रॉइंग करी हो, विड्रॉल की वजह से कैपिटल डेफिनेटली कम करनी चाहिए. तो ड्राइंग्स 9300 के, ये भी मैं लिख देता हूँ. प्रॉफिट, इसके बाद हमें दो एडजस्टमेंट्स करने हैं. एक ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो चार्ज करना है. तो उसकी वजह से प्रॉफिट पे जो भी इम्पैक्ट आएगा वो मैं बाद में निकाल दूंगा. तो कह सकता हूँ कि ये जो प्रॉफिट निकलेगा ये अनएडजस्टेड प्रॉफिट निकलेगा और उसके बाद में उसे एडजस्ट कर दूंगा. दो एडजस्टमेंट्स और रिक्वायर्ड होंगे. ये सब करने के बाद जो क्लोजिंग कैपिटल आ रही है वो है 1,31,400 रुपीज़ की. वो हमें बैलेंस शीट से मिली. अब इस बार इस स्टेटमेंट से बैलेंसिंग फिगर निकलेगा हमारा प्रॉफिट 96,000 माइनस 9,300 प्लस 7,500. क्लोजिंग कैपिटल हमारे हिसाब से होनी चाहिए 94,200 की, पर 1,31,400 की. तो किस बात से बड़ी होगी? प्रॉफिट अर्न किया होगा 37,200 का, जिस वजह से बड़ी होगी. ठीक है. अनएडजस्टेड प्रॉफिट्स जो हैं वो हैं 37,200 के. इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो बिजनेस को देना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस को मिलेगा तो वो ऐड हो जाएगा. वैसे अगर ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है तो ये दोनों ही एडजस्टमेंट थोड़े से अननेसेसरी से हैं, बट ठीक है, हमें क्वेश्चन में कहा है हम कर देते हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है. इन्होंने कहा है कि ओपनिंग कैपिटल पे देना है. ओपनिंग कैपिटल पे 5% देना है. ओपनिंग कैपिटल जो है वो है 96,000 की. तो 96,000 पर 5% का इंटरेस्ट लीजिए जनाब. 96,000 इंटू 5%, तो 4,800 रुपये का इंटरेस्ट हो गया आपका. बधाई. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है, उसमें भी क्लियरली बोला है इन्होंने कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% का चार्ज करना है. और टोटल ड्राइंग्स जो हुई हैं वो ये 9,300 की. तो 9,300 की ड्राइंग्स पे 10% का इंटरेस्ट मैं चार्ज कर लूँगा. तो 9,300 पे 10% का इंटरेस्ट 930 रुपये का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस हो जाएगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि वो देना पड़ेगा 5% का, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड हो जाएगा क्योंकि बिजनेस चार्ज करेगा अपने प्रोप्राइटर से वो इंटरेस्ट. 37,200 माइनस 4800 प्लस 930, जो एडजस्टमेंट के बाद प्रॉफिट आता है जो इसने अर्न किया है, दैट इन माय केस इज़ 33,330 रुपीज़ का. ये इनका प्रॉफिट इन्होंने कमाया होगा इस बिज़नेस ने. स्टेटमेंट बनानी थी, स्टेटमेंट मैंने प्रिपेयर करके दे दिया आपको अच्छे से. कोई स्टेटमेंट का मीनिंग ये नहीं है कि पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है. एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट बनाना है जिसमें प्रॉफिट कैलकुलेट होता है. तो ये ओपनिंग कैपिटल से लेकर एडजस्टेड प्रॉफिट निकला. this comprises a statement and you will be awarded marks for it. आप कैपिटल अकाउंट बना सकते थे, उससे भी आंसर आ सकता था. IOC और IOD का एडजस्टमेंट कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल तक के बीच में ही कर सकते थे, उससे भी आंसर आ सकता था. लेट मी चेक द आंसर वंस विद द मॉड्यूल. सो आंसर इज 33,330 ओनली. सो दैट इज़ इट. ये क्वेश्चन हमारा करेक्ट हो गया है. सो फ्रेंड्स, फॉर दिस चैप्टर ऑल यू नीड टू डू इज़ हैव सम पेशेंस.
be extra careful while solving the big questions that are gonna come, and practice as much as you can. जितने क्वेश्चन पॉसिबल हैं इस चैप्टर के आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा खुद से सॉल्व करने चाहिए शांति से बैठ कर, ताकि फ्लो बने क्वेश्चन को सॉल्व करने का, पता चले कौन सी पोस्टिंग्स किधर आएंगी और कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स कहाँ कहाँ लिखने हैं और कहाँ से मिलेंगे पोस्ट करने के लिए रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में. तो दैट इज़ इट फॉर दिस पर्टिकुलर क्लास. I'll see you in the next one, guys. Bye till then.